हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज से ऑल इंडिया काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस का मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। दिस ईयर काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मॉपअप राउंड के अंदर 15% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कोटा रहता है वो भी इंक्लूड रहेगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। दूसरा भी एक रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो यही है कि फर्स्ट टाइम कैसा होगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी की जो कॉलेजेस डीम यूनिवर्सिटी में सीट रहती है एमबीबीएस की, बीडीएस की, और जो एनआरए की सीट रहती है वो कन्वर्ट हो जाएगी जनरल एमएनजी के अंदर फर्स्ट टाइम। इससे पहले ये कन्वर्ट होती थी स्टे वैकेंसी राउंड जब सरेंडर हो जाती थी डीम यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे वो कन्वर्ट करते थे। तो फर्स्ट टाइम कैसा हो रहा है कि आफ्टर एग्जॉस्टिंग, मतलब सारे अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट कोई अप्लाई नहीं कर रहा है डीम यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो सीट कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर एनआरआई कैंडिडेट कोई भी नहीं अप्लाई कर रहा है डीम यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारी सीट जो कन्वर्ट होकर किसको मिलेगी, जनरल कैंडिडेट को एमएनजी कैटेगरी में मिलेगी। ये भी मतलब ये दो रूल में बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चेंज हुआ है फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर। इसलिए ऑल इंडिया काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले अभी देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर मॉपअप राउंड के अंदर कौन कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको स्टेट काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली भी है, ना प्राइवेट कॉलेज में मिली है ना गवर्नमेंट कॉलेज में मिली है। अब वो डीम यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाले हैं। और जो रूल बता रहा हूँ मैं एनआरआई का, वो रूल उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रहने वाला। मैं वीडियो में समझाऊंगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले पार्ट में देखते हैं कि जो मॉपअप राउंड के अंदर ऑल इंडिया का एमबीबीएस बीडीएस का हो रहा है उसमें कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में रूल कैसा है, क्या आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपनी चॉइसेस को फिल कर सकता है। हर राउंड में आपको चॉइस फिल करना रहता है। फर्स्ट राउंड की चॉइस जो होती है नल एंड वाइड हो जाती है, और सेकेंड राउंड में आपको वापिस से फिलअप करना रहता है, वो खत्म हो चुकी रहती है। इसी तरह अगर किसी कैंडिडेट ने पहले दो राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है मॉपअप राउंड के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग में। मॉपअप राउंड के बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड और होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जिसमें एम्स भी रहेगी, सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेगी, वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है। उसके लिए कोई चॉइस फिलिंग नहीं करना रहेगा। जिसने मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग अभी आप करेंगे ना, वो सेम कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में। तो बहुत सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करना है आपको मॉपअप राउंड की। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, सीट मैट्रिक्स के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगा। अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहला मैं बता रहा हूँ कि एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सेकंड में नहीं किया, मॉपअप में कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, और जिसको कोई सीट नहीं मिली है अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, वो को रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, पहले राउंड में और सेकंड राउंड में किसी ने सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बराबर, डीम यूनिवर्सिटी के लिए नहीं किया था, वो अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट करके अभी डीम यूनिवर्सिटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये भी आप समझ लीजिए बात को। और वो कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, उसका अपग्रेड नहीं हुआ, और सेकेंड राउंड में जिसको सीट अलॉट हो गई और उसने जाके एडमिशन ले लिया, ये दोनों कैंडिडेट जो थे एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अभी वो नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। किसके लिए? मॉपअप राउंड के अंदर। अब वो कोई भी काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं है। ऐसी कैंडिडेट की लिस्ट आपको एमसीसी ने बता दिया है कि ये कैंडिडेट ने एडमिशन ले चुका है, फर्स्ट राउंड में इनका अपग्रेड नहीं हुआ था, वो मतलब जिनके पास अभी सीट ऑन है नहीं ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड की या तो सेकंड राउंड की, अब वो एलिजिबल नहीं रहे हैं, बराबर। अब वो चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते ऑल इंडिया मॉपअप के अंदर। अगर आप अभी जिनके पास ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना है, जिनके पास सीट हाथ में नहीं है, बराबर, या माइट भी पॉसिबल है किसी के पास स्टेट काउंसलिंग में सीट हाथ में है और उसकी स्टेट काउंसलिंग उसको परमिशन देता है कि अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में उसको कोई सीट मिलती है तो वो रिजाइन कर सकता है। ऐसे कैंडिडेट ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको स्टेट काउंसलिंग परमिशन देता है रिजिग्नेशन की। अगर स्टेट काउंसलिंग उसको रिजाइन की परमिशन नहीं देता है, उसको पेनल्टी पे करना पड़ता रहता है, तो बेहतर है कि वो जाके वहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ना करे, वरना अननेसेसरी वो सीट ब्लॉक करेगा वहाँ पे जाके, क्योंकि उसको रिजाइन करने का परमिशन नहीं मिलेगा स्टेट काउंसलिंग से। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने पहले पार्ट बता दिया मैंने आप लोगों को कौन कौन एलिजिबल है। वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है जिनको ऑल इंडिया में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं
जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए। वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई अलॉट नहीं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर डीम के लिए नहीं अभी ऑप्टेड आउट किया था, नहीं सेलेक्ट किया था, वो रीसेट करके अपना डीम के लिए भी चॉइसेस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया काउंसिलिंग में आप सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी ऑन हो रहेगा, बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन होएगा। डीम यूनिवर्सिटी को छोड़ के सारी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स की हो, जिपमार की हो, AMU हो, BHU हो, गवर्नमेंट कोटा की हो, वो सारी सीटों के लिए आप एलिजिबल रहोगे। वो भी ऑनलाइन होने वाला है, उसकी भी लिस्ट निकलेगी। और उसके बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट बच जाती हैं तो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को सरेंडर कर दी जाएगी और वहाँ पे 10 टाइम्स, मतलब अगर समझो 10 सीट अवेलेबल रहती है वो MBBS की। एम्स में खाली, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि एम्स में 2 एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बाद भी सीटें खाली बच गई थी, तो वो एम्स सेंटर जो यूनिवर्सिटी एम्स दिल्ली को चली जाएगी और वहाँ पे जाके आपको लिस्ट भेजेंगे और वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना रहेगा। तो ये टाइम पे ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है कोई गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये टाइम पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस है कि अगर मुझको लगता है 35,000 भी अगर कोई स्टेट वालों का रैंक है, 35,000 के ऊपर भी है, माइट भी पॉसिबल है कि ये टाइम पे उनको सीट मिल सकती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू, गवर्नमेंट कोटे के अंदर सीट मिल सकती है। इतना जा सकता है लास्ट टू लास्ट में, किधर ना किधर पे भी सीट अगर वैकेंट रहेगी स्टे वैकेंसी के बाद भी तो मिल सकता है बराबर। मॉपअप राउंड में तो ये मुझको लगता है कि 20,000 तक, ये 25,000 तक ये टच करने वाला है ऑल इंडिया काउंसिलिंग का, मैं आपको ये बता दिया। अब उसके बाद अभी आते हैं फाइनल, मुझको जो वीडियो बना के आपको समझाना था। क्या होता है मालूम क्या, जितनी भी डीम कॉलेजेस रहती है उनकी 85% जो सीट रहती है वो MNG सीट रहती है। MNG बोलते तो नॉर्मल सी फीस बता रहा हूँ, जैसे MGM मुंबई है, MGM औरंगाबाद है, उनकी 20 लाख फीस है बराबर। ऐसी सारी डीम यूनिवर्सिटी जैसे हमदर्द की 14 लाख फीस है बराबर, प्रभा की 16 लाख फीस है। ऐसा हर डीम यूनिवर्सिटी की फीस रहती है। कोई डीम यूनिवर्सिटी 4.5 ईयर्स की लेता है, कोई डीम यूनिवर्सिटी 5 ईयर्स की। महाराष्ट्र में इतनी भी है 4.5 ईयर्स की फीस लेते हैं, और तमिलनाडु वगैरह में 5 ईयर्स की फीस लेते हैं बराबर। तो ऐसी सारी डीम यूनिवर्सिटी जो इसमें 85% जो MNC सीट रहती है, 15% NRA की पर्पसली इतनी ज़्यादा फीस रखते थे वो लोग। कोई NRA की MBBS की जाके कोई सीट लेता नहीं था, हाँ PG में जाके लेते थे लोग जाके वहाँ पे, मगर पर्पसली इतनी ज़्यादा फीस रखते थे कि उनकी कोई सीट जाती नहीं थी वहाँ पे। और बाद में जब सीट सरेंडर हो जाती थी उनको, मॉपअप के बाद स्टे वैकेंसी में जो उनको सरेंडर हो जाएगी, वहाँ पे जाके वो फिर अगेंस्ट NRA करके ब्लैक मनी लेके सीट को अलाउड कर देते थे। मगर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि NRA की जो सीट्स हैं और माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं वो ये मॉपअप में ही कन्वर्ट हो जाएगी। पहला वो सीट उसको किसको मिलेगी, NRA कैंडिडेट और माइनॉरिटी कैंडिडेट को मिलेगी। अगर कोई बच जाती है सीट MBBS की तो कन्वर्ट होकर किसको मिलेगी, वो जो अगेंस्ट, मतलब जो जनरल पब्लिक वाला डालेगा। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं PG का देखा हूँ कि ऐसा कोई वहाँ पे सीट का रहता नहीं कि आप जब फिलअप करने जाओगे तो ऐसा कोई रहता नहीं है कि ये कोई NRA की सीट है या MNG की सीट है। आपने क्या कर दिया, MNG सीट मतलब नॉर्मल सीट फीस समझ के आपने फिलअप कर दिया। अब कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं मालूम क्या, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम उसकी जो चार्ज लेंगे ना, जो फीस जो लेंगे वो नॉर्मल फीस नहीं लेंगे। जैसे MGM की 20 लाख रुपए, 20 लाख फीस बता रहा हूँ ना, 20 लाख नहीं लेंगे। अगर किसी को NRA की सीट अलाउड होती है नॉर्मल कैटेगरी में MNG के अंदर, तो हम वो चार्ज उसका लेंगे, जो उसकी फीस है 40 लाख वही लेंगे। ये कॉलेज वालों का कहना है ऐसा। NMC से बात करें, NMC बोलती है कि नहीं भाई, अगर उसको सीट अलॉट हुई है, NMC बोलते नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो नेशनल मेडिसिन कमीशन जो है, और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है, वो बताया है कि उसको सीट मिलेगी अगर MNG मतलब नॉर्मल सीट मिलेगी और उस पर सिलेक्शन लेटर पे अगर नॉर्मल लिखा रहेगा तो उनको जाके फीस बनना है नॉर्मल कैटेगरी मतलब 20 लाख की। अब ये दो झगड़ा है दोनों कॉलेज और इनके बीच में। क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या कॉलेज वाले मानेंगे NMC की बात को या ज़्यादा पैसा लेंगे, इसमें कैंडिडेट पिस रहा है। अगर कैंडिडेट कोई अभी अप्लाई करता है मॉपअप राउंड के अंदर, उसको सीट अलॉट हो जाती है, किसके अंदर, NRA के अंदर सीट अलॉट होती है। कॉलेज में गया, कॉलेज वाले नहीं माने तो बेचारा इतना पैसा 40 लाख तो देके सीट तो लेगा नहीं, वो 40 लाख सीट लेगा नहीं। जब वो मतलब वहाँ से अगर कॉलेज वाले ने नहीं दिए तो बेचारे रूल के हिसाब से उसका 2 लाख भी चले जाएगा। क्योंकि अगर मॉपअप में कोई सीट अलॉट होती है आपको और आप जाके सीट नहीं लेते हैं तो आपका सेक्रेटरी पॉइंट फॉरफिट हो जाएगा और आप स्टे वैकेंसी में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे बराबर। और इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक, PG की काउंसलिंग पोस्टपोन हो रही है, मगर इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी तक। कॉलेज से पूछो तो कॉलेज बोलता है कि हम तो NRA की फीस लेंगे, और इनसे पूछो तो बोलता ही है कि उनको नॉर्मल कैटेगरी की फीस भरना पड़ेगा।
इन लोगों ने जब रूल बनाया है तो इन्होंने कॉलेज से बात ही नहीं करा है अभी तक, बराबर। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात चल रही है। तो आप हो सकता है पीजी काउंसलिंग के बाद मैं सोचा था कि अंडर ग्रेजुएट की काउंसलिंग आए तो पीजी वालों से क्या फीस लेंगे वो लोग मैं आपको बता दूंगा, मगर पीजी काउंसलिंग का अनफॉर्चुनेटली अभी तक मॉप अप राउंड का चॉइस फिलिंग एक्सटेंड होते ही जा रही है। क्या बात से एक्सटेंड हो रही मुझको पता नहीं है, और उनका तो अभी तक आया भी नहीं है। क्या आया, लिस्ट ही नहीं आई है कि वो जाते कॉलेज में मालूम पड़ता था कि क्या होगा, क्या उनको एनआरए की फीस में सीट मिल रही है कि नॉर्मल में सीट मिल रही है। मैं आपको बता देता रहा एमबीबीएस के अंदर, मगर अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि वो तो उनका आया ही नहीं है, और यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो गई, चालू हो गई एमबीबीएस और बीडीएस की। तो अभी तक इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। आप लोग चाहिए कि बल्क मिल करे, पूछो, वरना क्या हो जाएगा कि आप सीट भर दोगे, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, और अगर एनआरए की सीट अलॉट हुई तो आपको अगर कॉलेज वाला ने नहीं दिया सीट, पैसे एनआरए की मांगा, तो आपके 2 लाख रुपए चले जाएंगे, 2 लाख का लॉस हो जाएगा, और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ये मैं बहुत ज़्यादा कोशिश हम कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आए, और ये क्लैरिफिकेशन अगर आता है ये साल, अगर आपको नॉर्मल फीस पे करना पड़ रहा है, समझो किसके अंदर, अगेंस्ट एनआरए की सीट जो आपको मिलेगी ये टाइम पे, क्योंकि एनआरए के एमबीबीएस के अंदर कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है एनआरए की, आके सीट लेता ही नहीं है, पूरी सीट वेकेंट है डीम यूनिवर्सिटी के एनआरए की। इक्का दुक्का मणिपाल वगैरह में 1-2 सीट फिलअप हुई होगी, बाकी सारी सीट वेकेंट पड़ी हुई है। 4-5 सीट फिलअप होने से कुछ नहीं होता, मतलब उनकी 95% एनआरए की सीट वेकेंट है उनकी एमबीबीएस की, और इसको कोई लेता नहीं इतनी हाई फीस के अंदर। बाद में ऐसे ब्लैक मार्केट में ही बेचते थे, मगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। अगर इसको एनआरए की फीस सीट में अगर नॉर्मल फीस लेते हैं तो समझो कि 2022 में जो एनएमसी एक्ट आ रहा है वो मतलब आ जाएगा, और अगर कॉलेज वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं लेना, और बाद में गवर्नमेंट को उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ये काउंसलिंग में, तो समझ लो कि एनएमसी वगैरह कुछ आने वाला नहीं है। नेक्स्ट ईयर भी यही काउंसलिंग में प्रॉब्लम रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और इनसे कंसल्ट नहीं किया है। किनसे? ना प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया हुआ है, ना डीम यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया हुआ है कि आपको कौन सी फीस, हम अभी अलाउड तो कर देंगे ये लोग, कौन सी फीस आपको देना है, या इन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू आने वाला है मॉप अप राउंड के अंदर, जिसके लिए मैं खासकर मैं आपको वीडियो बना के अवेयर कर रहा हूँ। हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद भी एनएमसी को करो, प्रेस वालों से करो, कॉलेज वाले से बात करो, और इसका एक सोल्यूशन लेके आओ कि क्या फीस पे करना रहेगी आपको। कॉलेज वालों से बात करो और एनएमसी को फोर्स करो कि दोनों आपस में मिलकर बात करें, हाँ, और एक सोल्यूशन निकाले कि क्या फीस रहेगी। कि वाकई में हमको अगर जनरल की फीस भरना है तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छा कोई रूल नहीं आया है, पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा मेडिकल एजुकेशन से। अगर कि जनरल की फीस पे करना है कैंडिडेट को, अगेंस्ट एनआरए की सीट मिल रही है और जनरल की सीट पे कर रहा है, तो समझ लो करप्शन खत्म। डीम से तो करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग क्या करेंगे, 20 लाख पे करके सीट ले लेंगे, बराबर। ये करप्शन है ही क्यों मेडिकल के अंदर, सिर्फ इसीलिए कि एनआरए की सीट कोई लेता नहीं है, वापस जाती है कॉलेज वालों को, और कॉलेज वाले ब्लैक मनी लेके वो सीट को बेचते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब कॉलेज वालों को सीट ही रिटर्न नहीं होएगी तो किसको बेचेंगे, वो सारी सीट मेरिट पे चली जाएगी। अगर ये ऐसा होता है तो इससे अच्छा आज तक ये गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया, और मैं सल्यूट करूंगा ये गवर्नमेंट को ये रूल बनाने के ऊपर। तो ये पूरा क्लैरिफिकेशन इसका आ जाए, ये सोच समझ कर ये आप मॉप अप राउंड की चॉइसेस को फिल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।